गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ विजयराज कटारिया। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो लेसन है सेकंड, वो रनिंग में चल रहा है। और आज हम टॉपिक की बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र कक्षा 10 का ये टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि तंत्रिका तंत्र जो है मानव शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं और जिन अंगों के द्वारा जो कार्य संपादित किए जा रहे हैं उन सभी का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ओके गाइस, तो देखिए तंत्रिका तंत्र शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं अंगों के द्वारा, उन सबका नियंत्रण किसके द्वारा होगा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अब आप यहां पर एक चीज का ध्यान यहां पर ये रखेंगे कि मानव जो शरीर है उस संपूर्ण शरीर को दो तंत्रों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या नियंत्रण किया जाता है। तो पहला तंत्र है तंत्रिका तंत्र, ओके गाइस, और दूसरा तंत्र है अंतःस्रावी तंत्र। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अंतःस्रावी तंत्र। ओके गाइस, कि मानव का जो संपूर्ण शरीर है, संपूर्ण शरीर को दो तंत्रों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहला है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। और आज हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे कि तंत्रिका तंत्र है क्या और यह किस तरीके से हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। ठीक है गाइस, तो देखिए हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं और उन अंगों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों का नियमन तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है गाइस, दूसरी बात, और जो कार्य शरीर में हो रहे हैं संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण भी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होगा। उनके अंदर जो सामंजस्य बिठाने हैं वो भी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही बिठाए जाते हैं। तो मैंने क्या कहा कि शरीर के अंगों द्वारा या शरीर में जितने भी अंग हैं अंगों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन सभी का निर्धारण या सामंजस्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा बिठाया जाता है तथा उन सभी अंगों का सामंजस्य बिठा के या उन सभी अंगों का समन्वय बिठाकर शरीर को नियंत्रित करने का कार्य भी किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का। यानी कि शरीर का नियंत्रण भी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो क्लियर हो गया होगा कि जितने भी शरीर में अंग हैं वो जो भी कार्य करेंगे वो किसकी देखरेख में करेंगे? तंत्रिका तंत्र की देखरेख में करेंगे। अब ये तंत्रिका तंत्र उनके बीच में सामंजस्य और समन्वय बिठाता है। ठीक है गाइस, अब देखिए तंत्रिका तंत्र जो है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो तंत्रिका कोशिका है। जिस प्रकार हम पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों का निर्माण एक छोटी से छोटी कोशिका से हुआ है और मानव या इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों की सबसे छोटी यूनिट या इकाई क्या है? कोशिका है। उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो है वो तंत्रिका कोशिका है। इस तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, ये न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है गाइस, अब आगे हम बात करने वाले हैं
कि इस तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ओके गाइस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकंड है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और थर्ड है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ओके गाइस, हम यहाँ पर कक्षा 10 का अध्याय सेकंड जो मानव तंत्र है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन शुरू किया है। तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है संपूर्ण शरीर का नियंत्रण करता है, चाहे वो अंगों के कार्य हो, कोई भी कार्य हो, उन सभी का नियंत्रण, समन्वय और सामंजस्य जो बिठाएगा वो तंत्रिका तंत्र बिठाएगा। ठीक है। अब तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब हम बात करेंगे पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये 2 भागों से मिलकर बना है। पहला है मस्तिष्क, पहला भाग क्या है? मस्तिष्क, और दूसरा भाग है मेरुरज्जु। ओके गाइस, पहला भाग क्या है? मस्तिष्क और दूसरा भाग है मेरुरज्जु। अब हम बारी बारी से इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? मस्तिष्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि जो मस्तिष्क है वो मानव शरीर का सबसे कोमल अंग है। क्या है ये? सबसे कोमल अंग है। क्वेश्चन बन जाता है कि मानव शरीर का सबसे कॉमन या कोमल अंग कौन सा है? वो क्या है? मस्तिष्क। तो पहले क्वेश्चन क्या हो गया कि मस्तिष्क जो है मानव शरीर का सबसे कोमल अंग है। दूसरी बात हम यह करते हैं कि मस्तिष्क जो है वो कपाल में सुरक्षित रहता है। किसमें रहेगा? कपाल में। कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है, यानी कि मस्तिष्क जो है वो खोपड़ी में स्थित रहता है। यानी कपाल, ये खोपड़ी जो है इसके अंदर मस्तिष्क होगा। उस मस्तिष्क में कौन स्थित होगा? खोपड़ी के अंदर जो कपाल है उस कपाल में मस्तिष्क स्थित होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? कपाल के अंदर स्थित होता है, ताकि मस्तिष्क को कोई हानि ना पहुंचे। अगली हम मस्तिष्क की बात करते हैं कि मस्तिष्क के चारों ओर, मस्तिष्क के चारों ओर 3 झिल्लियों से निर्मित, कितनी झिल्लियों से निर्मित? 3 झिल्लियों से निर्मित एक आवरण होता है। 3 झिल्लियों से निर्मित एक आवरण होता है, और उस आवरण को मस्तिष्क आवरण क्या कहेंगे? मस्तिष्क आवरण या मेनिंजिस कहेंगे। क्या कहेंगे? मेनिंजिस कहते हैं। ओके गाइस, एक बार हम इसको दोबारा देखना चाहेंगे। हमने क्या कहा मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क क्या है? एक कोमल अंग है, मतलब सबसे कोमल अंग है। दूसरा, ये मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? कपाल में सुरक्षित रहता है। तीसरी बात हमने क्या की कि ये जो मस्तिष्क है इस मस्तिष्क के चारों ओर 3 झिल्लियों से घिरा हुआ आवरण रहता है, और मस्तिष्क के चारों ओर 3 झिल्लियां घिरी रहती हैं। इसलिए उस आवरण को क्या कहा जाएगा? मस्तिष्क आवरण या मेनिंजिस कहा जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। ये 3 जो आवरण हैं या ये 3 जो झिल्लियां हैं
इन झिल्लियों के क्या क्या नाम हैं। तो इन झिल्लियों के बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली झिल्ली है मृदु तानिका। ओके गाइस, पहली झिल्ली कौन सी है? मृदु तानिका। अगर हम सीक्वेंस से लिख लेते हैं, सेकंड जाल तानिका, और तीसरी झिल्ली है दृढ़ तानिका। गाइस, मैंने सीक्वेंस के हिसाब से लिखा है कि ये सबसे अंदर वाली, और ये मध्य वाली, और ये सबसे बाहर वाली, ये तीन आवरण होते हैं। मैंने एक सीक्वेंस के हिसाब से इनको रखा है। ठीक है गाइस, अब मृदु तानिका, जाल तानिका और दृढ़ तानिका। तो हम पहले बात करेंगे दृढ़ तानिका के बारे में। ठीक है, दृढ़ तानिका मतलब दृढ़ से ही समझ जाओ आप कि ये जो कठोर आवरण होगा, ये कैसा आवरण होगा? कठोर आवरण होगा। मस्तिष्क के ऊपर एक कठोर आवरण होगा और संयोजी ऊतकों का वो बना होगा। और ये जो दृढ़ तानिका है, ये क्रेनियल अस्थियों से भी जुड़ी हुई रहेगी। तो देखिए, पहले हमने क्या कहा दृढ़ तानिका के अंदर कि जो दृढ़ तानिका है ये सबसे बाहर वाली झिल्ली है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसके अंदर? सबसे बाहर वाली झिल्ली, बाहरी झिल्ली है। ये बाहरी झिल्ली है, मतलब मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? दृढ़ तानिका। दूसरी दृढ़ तानिका में हम बात करते हैं कि ये इसका निर्माण जो होगा, इसका निर्माण संयोजी ऊतकों से होता है। किससे होता है? संयोजी ऊतकों से इसका निर्माण होता है। यहां भी आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट कि जो दृढ़ तानिका है उसका निर्माण संयोजी ऊतकों से होता है। तीसरी बात हम यहां पर करते हैं कि यह क्रेनियल अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। क्रेनियल अस्थियों से जुड़ी होती है। क्रेनियल अस्थियों से जुड़ी होती है। तो तीन बातें हमें दृढ़ तानिका के बारे में पता चली। मस्तिष्क तीन झिल्लियों के आवरण से घिरा रहता है, जिसे मस्तिष्क आवरण या मेनिन्जिस कहते हैं, जिसमें सबसे अंदर वाली है मृदु तानिका, दूसरी जाल तानिका, तीसरी दृढ़ तानिका। दृढ़ तानिका जो है सबसे बाहर वाली झिल्ली है। ठीक है गाइस। दूसरी बात, दृढ़ तानिका का निर्माण संयोजी ऊतकों व कोलेजन तंतुओं से होता है। तीसरी बात कि ये जो दृढ़ तानिका है ये क्रेनियल जो अस्थियां हैं उससे जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, क्रेनियल अस्थियां यानी खोपड़ी में जो अस्थियां हैं, यानी कि खोपड़ी में जो अस्थियां हैं, या यूं कहें कि खोपड़ी जो है उसका निर्माण क्रेनियल अस्थियों से होता है। और यहां पर क्वेश्चन ये भी बना दिया जाता है कि शरीर का सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट टीथ होता है, जिसका एनिमल पार्ट होता है, लेकिन जो खोपड़ी है वो शरीर का दूसरा सबसे कठोर भाग है। ठीक है, इसलिए ये जो दृढ़ तानिका है उस खोपड़ी के कठोर भाग, जो क्रेनियल भाग है, उसकी अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। यानी खोपड़ी जो है, कपाल जो है, शरीर का दूसरा सबसे कठोर भाग है। उस कपाल में हमारा मस्तिष्क स्थित होता है, लेकिन इस मस्तिष्क की तीसरी वाली यानी सबसे बाहर वाली जो लेयर है दृढ़ तानिका, वो उस कपाल से यानी कि क्रेनियल अस्थियों से जुड़ी होती है। तो गाइस यहां पर क्लियर हो चुका होगा आपको दृढ़ तानिका। अब हम बात करेंगे जाल तानिका के बारे में। तो जाल से आप समझ रहे होंगे कि जाल जैसी संरचना बनाती हो ये। तो जाल तानिका में देखिए, यह जो है पहला मध्य की कोमल झिल्ली है, मध्य की कोमल झिल्ली है। कैसी झिल्ली है ये? कोमल झिल्ली। पहला पॉइंट क्या हो गया कि जाल तानिका जो है वो मस्तिष्क में मध्य की झिल्ली है और कोमल झिल्ली है। दूसरे हम इसमें ये बात करते हैं, यह जो जाल तानिका है ये कोलेजन तंतुओं से, किनसे? कोलेजन तंतुओं से और इलास्टिक तंतुओं से बनी होती है।
किससे बनी होगी? इलास्टिक तंतुओं से बनी होती है। ओके गाइस, तो क्लियर हो गया होगा जाल तानिका कि जाल तानिका जो है मस्तिष्क का आवरण जो है 3 झिल्लियों से घिरा हुआ, उसमें मध्य वाला आवरण क्या है? जाल तानिका। और जाल तानिका मध्य की कोमल झिल्ली है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो मध्य की कोमल झिल्ली जो है जाल तानिका, ये कोलेजन तंतुओं व इलास्टिक तंतुओं से बनी होती है। अब सबसे अंदर वाली झिल्ली की हम बात करेंगे। तो देखिए गाइस, अंदर वाली झिल्ली के बारे में हम बात कर लेते हैं। अंदर वाली झिल्ली जो है वो है मृदु तानिका। कौन सी झिल्ली है? मृदु तानिका। और अब इस मृदु तानिका के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके पॉइंट में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो मृदु तानिका, पहला पॉइंट, यह सबसे अंदर वाली झिल्ली है। यह सबसे अंदर वाली झिल्ली है। ओके गाइस, दूसरी बात, अंदर वाली झिल्ली है। दूसरी बात, ये जो मृदु तानिका है ये मस्तिष्क के साथ में सटी हुई रहती है, मतलब चिपकी हुई रहती है या इससे जुड़ी हुई रहती है। अब देखिए, ये मृदु तानिका है ना, ये मस्तिष्क के लिए और मेरुरज्जु के लिए, क्योंकि मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ओके गाइस, अब ये जो मृदु तानिका है ये मस्तिष्क के लिए और मेरुरज्जु के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मृदु तानिका जो है मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती है और मस्तिष्क और मेरुरज्जु को दोनों को पोषण व ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है, यानी पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो गाइस देखिए, मृदु तानिका में यह सबसे अंदर वाली झिल्ली है। दूसरी बात यहां पर ये करेंगे, यह मस्तिष्क से चिपकी होती है। मस्तिष्क से चिपकी होती है। ओके गाइस, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी जो झिल्ली है मस्तिष्क से चिपकी हुई रहती है, तो मृदु तानिका। तो क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो मृदु तानिका है इसके अंदर, यानी कि इस आवरण में रुधिर केशिकाओं का जाल फैला होता है। आप समझ चुके होंगे कि जहां पर रुधिर केशिकाएं होंगी, तो सिंपल सी बात है कि रुधिर केशिकाएं जहां पर होती है, रुधिर के अंदर ही न्यूट्रिशन होता है, रुधिर के अंदर ही ऑक्सीजन होता है, यानी कि सभी तत्व जो हैं, सभी मटेरियल्स जो हैं वो रुधिर के अंदर होते हैं। और मृदु तानिका के अंदर रुधिर केशिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। इसलिए हम समझ गए हैं कि जो मृदु तानिका है वो ही मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पोषण व न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, साथ में ऑक्सीजन भी इनको भेजती रहती है। अगली इसकी पॉइंट की बात करते हैं कि इसके आवरण में रुधिर केशिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। यहां तक हमने समझ लिया है, जिसके कारण मृदु तानिका मस्तिष्क को और मेरुरज्जु को पोषण एवं O2 प्रदान करती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामों में पूछा भी जाता है कि कौन सा आवरण है मस्तिष्क का जो मस्तिष्क और व मेरुरज्जु को पोषण व ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आगे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए गाइस, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम देखते हैं जिसे आपको समझना है। मस्तिष्क की ये 3 झिल्लियां मैंने यहां पर आपको दिखा दी हैं।
तीनों झिल्लियां आपके सामने हैं, ठीक है गाइस। इन तीनों झिल्लियों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा इस मृदु तानिका के बारे में, जो सबसे अंदर वाली झिल्ली है, जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को दोनों को पोषण व न्यूट्रिशन साथ में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। अब यहां पर ध्यान देना कि ये मृदु तानिका जो है मस्तिष्क में दो जगहों पर उभारनुमा गुहा के रूप में लटकी हुई रहती है। मस्तिष्क के अंदर, किसके अंदर? मस्तिष्क के अंदर ये जो मृदु तानिका है दो जगहों पर उभार के रूप में एक गुहा के समान लटकी हुई रहती है। उसे रक्तक जालक कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? रक्तक जालक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो इंटरेस्टेड एग्जाम होते हैं, कि मृदु तानिका मस्तिष्क में उभारों के रूप में लटकी हुई रहती है, उस जगह को क्या कहा जाता है? तो उस जगह को रक्तक जालक कहा जाता है, और रक्तक जालक को अंग्रेजी में कहा जाता है कोरोइड फ्लेक्सस। ओके गाइस, कोरोइड फ्लेक्सस। सेकंड हम यहां पर ये बात करते हैं कि दृढ़ तानिका और जाल तानिका। गाइस ध्यान देना, ये दोनों झिल्लियां हैं, ये दृढ़ तानिका है, ये जाल तानिका है। ये दोनों जैसे ही मिलेंगी, इन दोनों के बीच में एक गुहा होगी। क्या होगी? एक गुहा, जिसके द्वारा तो ये दोनों मिलेंगी आपस में। तो देखिए कि जाल तानिका और दृढ़ तानिका के मध्य स्थित गुहा को क्या कहा जाता है? तो जाल तानिका व दृढ़ तानिका के मध्य स्थित गुहा को सबड्यूरल गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबड्यूरल गुहा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जाल तानिका और दृढ़ तानिका के बीच में जो गुहा स्थित होती है, उस गुहा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो गुहा क्या कहलाती है? सबड्यूरल गुहा कहलाती है। अगली बात, मृदु तानिका और जाल तानिका के बीच में भी एक गुहा होगी, उस गुहा को किस नाम से जाना जाएगा? तो वो गुहा कहलाएगी सब। ये तो सबड्यूरल गुहा कहला रही थी, और वो गुहा क्या कहलाएगी? सब ऑर्केनोइड गुहा कहलाएगी। सब ऑर्केनोइड गुहा कहलाती है। तो गाइस क्लियर हो गया होगा आपको कि जाल तानिका और मृदु तानिका के बीच में जो गुहा होगी वो सब ऑर्केनोइड गुहा कहलाएगी, जबकि जाल तानिका और दृढ़ तानिका के बीच में जो सबड्यूरल गुहा है वो सबड्यूरल गुहा कहलाएगी। अब हम यहां पर बात करते हैं कि इन दोनों गुहाओं के बीच में, ठीक है, इन दोनों गुहाओं के बीच में, या यूं कहें कि इन तीनों झिल्लियों का जो आवरण है मस्तिष्क के ऊपर, इनके अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ होगा वो तरल पदार्थ क्या कहलाएगा? यानी कि इन तीनों झिल्लियों के आवरण के बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है? या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दोनों गुहाओं के बीच में भरे हुए तरल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। क्या कहा जाएगा? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। ओके गाइस, तो आज हमने केवल मस्तिष्क के बारे में जाना है। आगे हम बात करेंगे प्रमस्तिष्क मेरुद्रव क्या है। इसे कहा जाता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके गाइस।